एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन बॉडी अपने मेटाबॉलिक वेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालती है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। आई एम ए टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे तो नहीं बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिक क्या होता है। तो मेटाबॉलिक टर्म आई है मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी में किसी चीज का ब्रेकडाउन होना या बॉडी में किसी चीज का बनना। ठीक है, फॉर्म होना या ब्रेकडाउन होना। अब बॉडी में जब कोई चीज बनती है या कोई चीज टूटती है तो उस टाइम पे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज टूटता है ना, ग्लूकोज जो होता है जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ये मैंने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में समझाया है कि जो ग्लूकोज होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा वाटर वेपर रिलीज करता है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अपनी बॉडी के लिए क्या है, वेस्ट है ना, जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो अपनी बॉडी के लिए वेस्ट है। इसके अलावा यूरिया भी अपनी बॉडी के लिए क्या है, वेस्ट है। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म में दो चीजें मैंने बताई, ब्रेकडाउन, अगर किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है बॉडी में, जैसे रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो उस तरीके के मेटाबॉलिज्म को अपन बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और जब कोई चीजें बन रही होती है, जैसे अमाइनो एसिड से मिलकर बहुत सारे प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को बोल रहे होते हैं हम एनाबॉलिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। इतना समझ लिया। तो एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ। अच्छा, इसमें जो हम वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं वो स्टूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम यूरिनेशन करते हैं तो हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, यूरिन में जितने भी वेस्ट होते हैं हम एक्सक्रीशन में वो चीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लो, एक्सक्रीशन मींस रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो यूरिया रिलीज करते हैं, जैसे कि हम, कुछ होते हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स, और कुछ होते हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं जिनको अपन यूरिकोटैलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक। उसमें कौन आते हैं, बर्ड्स आ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं, इसको देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट किसी किसी नोट्स के पैकेजेस में ये चीजें दी होती हैं, है ना, 10th के लेवल पर, इसलिए मैं पढ़ा देती हूँ ताकि कुछ छूटे तो नहीं एटलीस्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स के बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है अमोनोटेलिक, एक होता है यूरिकोटैलिक और एक होता है यूरियोटैलिक। ठीक है, तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनका वेस्ट प्रोडक्ट्स अमोनिया होता है। अमोनिया ना बहुत पॉइजनस होता है। ठीक है, इसलिए अमोनोटेलिक जो होते हैं ना वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। कौन होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि अमोनिया बहुत पॉइजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप उसको रिमूव कर रहे हो सो यू नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ताकि वो जो पॉइजनस वेस्ट है वो उसमें डाइल्यूट हो जाए। इसीलिए जो अमोनोटेलिक होते हैं वो कौन होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जनरली। यूरिकोटैलिक वो होते हैं जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं ना, जिनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, इनका वेस्ट प्रोडक्ट पेस्ट जैसा होता है, मतलब जैसे चिड़िया होती है ना, चिड़िया या कबूतर ने अगर बेटा तुम्हारे ऊपर कभी गलती से कुछ डाल दिया हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, उसमें यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो पेस्ट लाइक होता है, सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देती हूँ बर्ड्स। यूरियोटैलिक हम होते हैं। ठीक है, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स बेटा वो होते हैं जिनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है। अच्छा, वैसे मैं एक चीज बताती हूँ, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना वैसे अमोनिया होता है, लेकिन अमोनिया, अगर आपको अमोनिया रिलीज करना है बॉडी से तो आपको बहुत सारा पानी चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि अमोनिया पॉइजनस होता है। सो इन ऑर्डर टू डाइल्यूट इट, है ना, यू नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ले तो इसलिए क्या होता है, पहले अमोनिया होता है, अमोनिया अपने लिवर में जाता है ना, फिर लिवर जो होता है उस अमोनिया को लिवर कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। लिवर जो होता है इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। ठीक है, यूरिया जो होता है वो लेस हार्मफुल होता है, फिर यूरिया अपनी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। चल, अब यहाँ पर अपन देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सारी चीजें एक ही बात होती है। तो पहला आता है किडनी, देन यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। तो किडनीज, इससे पहले मैं डायग्राम भी बता देती हूँ, डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा।
तो किडनीज होती है, दो किडनी है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। जो राइट साइड की किडनी होती है वो छोटी होती है, ठीक है, सॉरी छोटी नहीं होती है, वो नीचे होती है, ठीक है। राइट साइड की जो किडनी होती है इट इज लिटिल या फिर स्लाइटली डाउनवर्ड, और वो डाउनवर्ड इसलिए होती है क्योंकि राइट किडनी के ऊपर होता है लिवर, ठीक है, और लिवर एक ऑर्गन होता है ना, तो लिवर की वजह से जो आपकी राइट किडनी होती है ना वो थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी उसके मुकाबले थोड़ी सी ऊपर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दो तरीके की आर्टरी दिखती है। अच्छा, जैसे लंग्स से कोई भी चीज एसोसिएटेड होती है तो अपन उसको पल्मोनरी बोलते हैं, उसी तरीके से किडनी से जो भी टर्म एसोसिएटेड होती है उसको अपन रीनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल। तो अगर मैं रीनल आर्टरी बोल रही हूँ तो रीनल आर्टरी वो आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रही है किडनीज को। अगर मैं रेनल वेन बोल रही हूँ तो मतलब वो वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है किडनी से, ठीक है। तो एक होती है रीनल आर्टरी जो ब्लू कलर की होती है, वो रेनल वेन होती है, क्योंकि वेन, अच्छा वेन में जो ब्लड होता है ना वो ब्लू कलर का दिखता है, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का दिखता है, और आर्टरी में तो रेड ही दिखता है, ठीक है। तो ये रेनल आर्टरी है, ये रेनल वेन है। अब जो किडनीज होती है ना, किडनी से कनेक्टेड होते हैं दो ट्यूब्स, उन ट्यूब्स को बोला जाता है यूरेटर्स। क्या बोला जाता है? यूरेटर्स। देन यूरेटर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक मस्क्यूलर बैग होता है। मस्क्यूलर बैग क्यों? क्योंकि मसल्स का बना होता है, और आप पानी पीते रहते हो, ठीक है। फिर जब ये जो बैग होता है वो फूल जाता है, स्ट्रेच होता रहता है, फिर जब इसकी लिमिट खत्म हो जाती है स्ट्रेच होने की, और स्ट्रेच होगा तो फट ही जाएगा ना, तो अगर जब उसकी लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर आप क्या करते हो? यूरिनेशन कर देते हो, ठीक है। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो ओपन होता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के एंड पर जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग। आया समझ में? तो किडनीज होती है, किडनी में यूरिन फॉर्म होती है, फिर उसके बाद वो जो यूरिन होती है वो किडनी से जाती है यूरेटर्स में। यूरेटर्स ओपन इनटू अ मस्कुलर बैग स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुमने पानी पिया तुम बाथरूम चले गए, फिर पानी पिया फिर बाथरूम चले गए, क्यों? है ना, क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को स्टोर करता जाता है, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद, वैसे आइडियली दिन में 8 to 10 टाइम्स, अगर तुम्हारी किडनीज हेल्दी है तो दिन में 8 to 10 टाइम्स तुम्हें यूरिनेशन करना होता है, ठीक है। यूरिनेशन होता है हेल्दी बॉडी में 8 to 10 टाइम्स। फिर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जब वो फुल हो जाता है तो वो यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो वो ओपन होता है वो यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से यूरिनल जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, वहां से तुम यूरिनेशन करते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने किडनी के बारे में लिखा है कि जो किडनी होती है उसकी लेंथ होती है 8 to 12 सेंटीमीटर, है ना। किडनी कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है, राजमे जैसी शेप की होती है, ठीक है, बीन शेप्ड। फिर उसके बाद इसका जो वेट होता है, किडनी का जो वेट होता है वो मेल्स में, एडल्ट की बात कर रहे हैं, जो मेल्स होते हैं उसमें 125 to 170 ग्राम्स तक का होता है, और फीमेल्स में 115 ग्राम्स टू 150 ग्राम्स तक होता है, ठीक है। तुम्हें आइडियली मेल्स वाली वैल्यू याद रखनी है। तो जो किडनी होती है, किडनी का वेट कितना होता है? 125 से 170 ग्राम, और किडनी प्रेजेंट का होती है तो आपका जो वर्टेब्रल कॉलम होता है उसके किडनी पीछे साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है, डॉर्सल। तो जो किडनी होती है वो वर्टेब्रल कॉलम के आइदर साइड प्रेजेंट होती है ना, मतलब दोनों साइड प्रेजेंट होती है, और इसके बगल बगल में इस तरीके से, ठीक है। फिर किडनी की विड्थ, मतलब उसकी चौड़ाई होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, और 1-2 सेंटीमीटर से डेटा वेरी कर सकता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और किडनी का कलर क्या होता है? तो रेडिश ब्राउन होता है, ये बताने की जरूरत तो नहीं थी वैसे। अब नेफ्रॉन, अब जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक है। जैसे जो किडनी होती है, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे मतलब कितने? अबाउट 1 मिलियन। अब तुम YouTube देखते हो तो पता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, ठीक है। तो जो किडनी होती है, हर एक किडनी के पास अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट यूनिट होता है। मैंने इंडिपेंडेंट बोला, इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने घर में कथा करनी है, ठीक है, तो मुझे सब्जी बनानी है, मुझे खीर बनानी है, मुझे पूड़ी बनानी है अपने घर के लिए। तो मैंने पड़ोस वाली आंटी को काम दे दिया कि आप खीर बना लो, एक और बगल वाली आंटी को दे दिया कि आप पूड़ी तल लो, और मैं सब्जी बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं काम कर रही हूँ वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर रही हूँ, ये मैं डिपेंडेंट होके काम कर रही हूँ, है ना। लेकिन जो नेफ्रॉन होता है
जो यूरिन फॉर्मेशन वो करता है ना, हर एक नेफ्रॉन इंडिपेंडेंटली यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आधा काम फर्स्ट स्टेप एक नेफ्रॉन ने कर ली, फिर दूसरी स्टेप दूसरा नेफ्रॉन करता है, फिर तीसरी स्टेप तीसरा नेफ्रॉन करता है, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हर एक ऑर्गन स्पेशलाइज्ड होते हैं अलग अलग चीजें परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। स्ट्रक्चर देख लो नेफ्रॉन्स का, तो नेफ्रॉन्स में एक होता है बोमन्स कैप्सूल। पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती हूं मैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेफ्रॉन में सबसे पहले तो आता है बोमन्स कैप्सूल, जो डबल वॉल्ड होता है। देखो दो वॉल है, एक दो है ना, तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। फिर जो बोमन्स कैप्सूल होता है वो एक ट्यूब में खुलता है जिसको अपन बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है निकट, जो चीज पास होती है। नेफ्रॉन की स्टार्टिंग ये हो रही है ना। अब दो ट्यूब पड़ते हैं, एक तो यहाँ पड़ता है एक यहाँ पड़ता है। इसको प्रॉक्सिमल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पास है, तो इसको अपन बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है फोल्डेड। बायोलॉजी में अगर टर्म समझ में आ जाती है तो फिर तो बहुत इजी हो जाती है चीजें। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड मतलब फोल्डेड। फिर ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो ओपन होता है एक यू शेप के स्ट्रक्चर में, और उस यू शेप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। क्या बोला जाता है? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये जो तुम्हें यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये वाली जो तुमको लिम्ब दिख रही है इसको बोला जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहां पर नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। मैं लूप ऑफ हेनले को LOH लिखूंगी, है ना। और इस वाले लिम्ब को बोला जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। छोटे से जो बड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग। जो चीज नीचे की तरफ आ रही है उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, LOH, ठीक है। अभी जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो ओपन होता है एक और ट्यूब में जिसको बोला जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर, तो नेफ्रॉन से ये वाली ट्यूब दूर है तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वो ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में। अभी जो कलेक्टिंग डक्ट है ना वो कॉमन होता है, मतलब कुछ नेफ्रॉन्स मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं। यहाँ पर तुमको ये दिख रहा है, इससे और आगे के और नेफ्रॉन्स कनेक्टेड है, ठीक है। तो कुछ नेफ्रॉन्स मिलकर एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। अब ये जो बोमन्स कैप्सूल होता है उसमें ना बहुत सारे बंच ऑफ कैपिलरीज होती है। उसमें क्या होता है? बंच ऑफ कैपिलरीज, गुच्छा होता है कैपिलरीज का, ठीक है। उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। उसको क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलस। और ये कैपिलरीज का बंच पता है कैसे बनता है? तुम्हें ये चीज पता है कि जो आर्टरीज होती है वो पूरे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको ऑक्सीडेटेड ब्लड पहुंचा रही होती है। वो जो आर्टरीज होती है ना वो बेटे डिवाइड करती है ना, वो डिवाइड करती है, और डिवाइड करके वो बहुत सारे आर्टीरियोल्स बनाती है। अब जो आर्टीरियोल नेफ्रॉन के पास ब्लड लेकर आ रहा है ना, जो आर्टीरियोल नेफ्रॉन के पास ब्लड लेकर आ रहा है उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल। ये वाइड होता है। क्या होता है? वाइड होता है। फिर उसके बाद एफेरेंट आर्टीरियोल ने यहाँ पर बना दिया बंच ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का गुच्छा ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस जो होता है वो ओपन होता है इफेरेंट आर्टीरियोल में। किसमें ओपन होता है? इफेरेंट आर्टीरियोल में। और ये जो इफेरेंट आर्टीरियोल होती है वो एकदम सराउंड करती है, वो नेफ्रॉन को पूरी तरीके से घेर लेती है, सराउंड करती है, ठीक है। जैसे वो अप्सरा नहीं देखी तुमने साधुओं के पास, ठीक है, तो उसी तरीके से ये इफेरेंट आर्टीरियोल। इफेरेंट आर्टीरियोल जो होती है वो थोड़ी नैरो होती है, एफेरेंट थोड़ी वाइड होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें बेटा फिल्टर आउट होके चले जाती है ना, तो यहाँ तक आते आते इसमें कम सब्सटेंसेस बचते हैं इफेरेंट आर्टीरियोल में, इसलिए थोड़ी सी नैरो होती है और ये थोड़ी सी वाइड होती है, प्लस में प्रेशर भी ज्यादा है ना। तो कहाँ थे अपन? मैंने स्ट्रक्चर तो अच्छे से पढ़ा दिया है। तो ग्लोमेरुलस, अच्छा एक और चीज पढ़ा देती हूँ। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली बोला जाता है मालफिजियन ट्यूब्यूल। इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है मालफिजियन ट्यूब्यूल। अब अपन पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।
सबसे पहला आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, इसमें क्या है, ब्लड है ना, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज है तो इसमें ब्लड है। अब ये जो ब्लड है, जब ये बोमेंस कैप्सूल, अच्छा एक चीज और समझ लो, बोमेंस कैप्सूल और ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, उसमें क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब होता ये कि जैसे ब्लड इस बंच ऑफ कैपिलरीज में आ रहा होता है, तो ब्लड में कई पार्ट जो होता है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। ब्लड में बेटा बहुत सारी चीजें होती है जो फिल्टर आउट होकर किस में आ जाती है, बोमेंस कैप्सूल में। इसको अपन एग्जांपल समझते हैं, जैसे मम्मा चाय बनाती है, ठीक है, फिर उसके बाद जो जब वो चाय छानती है तो चाय पत्ती किसके ऊपर आ जाती है, जो सीव होता है ना, क्या होती है, छन्नी है ना, छन्नी के ऊपर चाय पत्ती रह जाती है और कप में क्या आ जाती है, टी आ जाती है। इसमें भी ऐसे होता है। अब जो कप में बेटा टी है ना, टी है तुम्हारा फिल्ट्रेट, टी क्या है तुम्हारा, फिल्ट्रेट। और रेसिड्यू किसको बोलते हैं, जो ऊपर बच गया। लेकिन रेसिड्यू का तुम्हें इस स्टेप्स में तो कोई काम नहीं है, तुम फिल्ट्रेट याद रखो। जो चीज फिल्टर होकर आई, जो चीज छन कर आई, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। तो हुआ ये बेटा कि ये जो ब्लड है ना, ब्लड से बहुत सारी चीजें बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर होकर आ गई, है ना, क्योंकि इन कैपिलरीज में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वरना पूछो कि मैम कहाँ से आ गई, है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बहुत सारी चीजें बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर आउट होकर आ जाती है, उसको अपन बोलते हैं फिल्ट्रेट। उसको अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। तो बेटा पहली प्रोसेस होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलस, फिल्ट्रेट एंटर्स बोमेन कैप्सूल। फिल्ट्रेट किस में आ गया, बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। लेकिन फिल्ट्रेट में आया क्या क्या, तो फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीजें आती है। फिल्ट्रेट में आता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर। वाटर तो सबसे ज्यादा आता है, ओके। फिर सेकेंड प्रोसेस होती है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, है ना। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लो अच्छे से। बोमेंस कैप्सूल में बेटा बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट होकर आ गई, लेकिन बात ये होती है कि सारी चीजें जो होती है जरूरी नहीं है कि वो अनयूजफुल हो, ठीक है, क्योंकि बेटा उनका साइज छोटा था उन चीजों का, जैसे अमाइनो एसिड्स का साइज छोटा था, सॉल्ट्स का साइज छोटा था, इसलिए वो फिल्टर आउट होकर ग्लोमेरुलर से फिल्टर आउट होकर बोमेंस कैप्सूल में आ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है ना, क्योंकि उनका साइज छोटा था इसलिए बेचारे गलती से आ गए, है ना, गलती से आ गए ना, तो बॉडी नहीं चाहेगी कि वो यूजफुल सब्सटेंसेस को एक्सक्रीट आउट करे। तो बेटा होता ये है कि इसके आसपास जो ब्लड वेसल्स होती है ना, होता ये कि ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या करता है कि बहुत सारी चीजें जो होती है वो वापस से वो किसको दे देता है, वो दे देता है इन सराउंडिंग ब्लड वेसल्स को। किसको दे देता है, सराउंडिंग ब्लड वेसल्स को। जैसे कौन कौन सी चीजें दे देता है वो उसको वापस, यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ये सब रीअब्सॉर्ब हो जाता है वापस से ब्लड में। किस में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। मतलब जो ट्यूब्यूल्स थे, ट्यूब्यूल्स ने डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, ट्यूब्यूल्स ने डिफ्यूजन के थ्रू जितना भी एक्स्ट्रा यूजफुल मटेरियल था जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे बॉडी नहीं चाहती कि वो एक्सक्रीट आउट करे, वो उसने किसको दे दिया, वो उसने वापस से सराउंडिंग ब्लड वेसल्स को दे दिया। इतना आया समझ में। अब आते हैं थर्ड प्रोसेस पर। थर्ड प्रोसेस होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब बेटा कई बार ये भी होता है कि रीएब्जॉर्प्शन के दौरान ना अपन ज्यादा चीजें ब्लड वेसल्स को दे देते हैं। रीएब्जॉर्प्शन के दौरान ये भी होता है कि जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, वो ज्यादा चीजें किसको दे देते हैं, ब्लड वेसल्स को दे देते हैं गलती से, है ना। अच्छा एक और चीज मैं तुमको बता देती हूँ, पीसीटी में जो 70% रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, ये सब रीएब्जॉर्प्शन करती है, पूरा ट्यूब्यूल रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन बेटा सबसे ज्यादा 70 to 80% जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, वो पीसीटी करता है। कौन करता है, पीसीटी करता है। क्यों करता है, यही सबसे ज्यादा क्यों करता है, वो अगर 11th में बायोलॉजी लोगे तो डिटेल में आएगा, ठीक है, जिसके ऊपर तो पूरा चैप्टर बना हुआ है। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है कि कई बार ड्यूरिंग ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन अपन क्या करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत यूरिया चलो ब्लड में वापस पहुंच गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन क्योंकि ब्लड को भी यूरिया की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर बेटा बहुत ज्यादा यूरिया आपने ब्लड को दे दिया तो फिर तो गड़बड़ हो गई, फिर तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि यूरिया तो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे लिए, वो तो हमें बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करना होता है। लेकिन गलती से अगर इन ट्यूब्स ने, है ना, जब वो रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जब हो रहा था, तो अगर ट्यूब्स ने गलती से जो भी एक्स्ट्रा, है ना, जो भी एक्स्ट्रा यूरिया था गलती से अगर ब्लड को दे दिया, तो होता यह है कि एक प्रोसेस होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसमें क्या होता है कि जिस तरीके से ट्यूब से चीजें ब्लड वेसल में गई, उसी तरीके से जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वो वापस से ट्यूब को क्या दे देती है, एक्स्ट्रा यूरिया, जो भी एक्स्ट्रा यूरिया था वो उसको वापस दे देती है। इतना आया समझ में। इसको अपन बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन किस किस चीज का हो सकता है, रिमेनिंग वेस्ट जैसे यूरिया हो सकता है, सॉल्ट्स हो सकते हैं, एक्सेस वाटर हो सकता है, सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल,
ठीक है, यूरिन फॉर्म्ड, वो वापस से जो ब्लड वेसल्स होती है वो किसको दे देती है ट्यूब्स को दे देती है। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के वाइस वर्सा उल्टी है ना, कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में जो भी ट्यूब्स थे उन्होंने चीजें किसको दी, ब्लड वेसल को दे दी, है ना। और ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या हुआ कि ट्यूब्स ने जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी, एक्सेस सॉल्ट्स थे, यूरिया था, वो किसको दे दिया, वापस से किडनी ट्यूब्यूल्स को दे दिया। अब अबाउट 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म डेली हम 180 लीटर का फिल्ट्रेट फॉर्म करते हैं। मतलब जितने बार ब्लड आता रहता है ना, जितने बार फिल्टर होता रहता है, ब्लड होता रहता है, तो कलेक्टिवली उसको 180 बोला है ना। तो बेटा डेली हम क्या करते हैं, डेली 180, हमारी किडनी डेली 180 लीटर तक का फिल्ट्रेट फॉर्म करती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1.5 से 2 लीटर की ही यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं, बाकी सारा रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, बाकी सारा रीएब्सॉर्ब हो जाता है। अब पानी का साइज भी पोर्स से छोटा था, इसलिए बेचारा वो भी आ गया फिल्टर आउट होके, ठीक है। लेकिन बॉडी तो उसको लूज करना नहीं चाहेगी ना, क्योंकि इतना सारा पानी अगर बॉडी यूज करने लगी तो बेटा हो गया फिर तो, है ना, ठन ठन गोपाल। अब देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ना एक और चीज बोल सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोल सकते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इतना आया समझ में? चलो ये डायग्राम से मैंने समझा दिया। नेक्स्ट ये भी हम कर चुके हैं। नेफ्रॉन्स जो था मैंने पूरा समझा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से किडनी में यूरिन बनी, है ना। फिर इसके बाद ये जो यूरिन होती है वो कहाँ चले जाती है, कलेक्टिंग डक्ट से फिर यूरेटर्स में चले जाती है, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू यूरिनेशन हो जाता है। यूरिनेशन मतलब यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना, ठीक है। अब आर्टिफिशियल किडनी अपने को पढ़ना है, ये क्या होती है, जब किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, लेकिन अपने को तो जीना है ना। अगर किडनी खराब हो गई तो नाइट्रोजनस वेस्ट अपन कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, तो हम उसको बॉडी में तो अलाउ नहीं कर सकते ना, क्योंकि अपनी बॉडी में वो घूमे फ्लो करे, है ना, या अपनी बॉडी में अपन उसको नहीं रख सकते। तो इसके लिए होती है आर्टिफिशियल किडनी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस, है ना। तो यूज्ड व्हेन किडनीज फेल, जब किडनी फेल हो जाती है। हीमोडायलिसिस, पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू अ मशीन डायलाइजर टू रिमूव वेस्ट। इसको मैं समझाती हूँ, ये एनसीईआरटी से। आर्टिफिशियल किडनी को अपन बोल देते हैं हीमोडायलिसिस। अब किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। किडनीज जो होती है हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती है। तो सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। कई बार होता है कि हम या तो बहुत हैवी डोज की भी अगर दवाई लेते हैं तो वो भी हमारी किडनी को अफेक्ट करता है, ठीक है, या फिर बिना मेडिकेशन के कुछ भी ले लेते हैं ना। तो बहुत से फैक्टर होते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, है ना, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से किडनी की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। अब बेटा अगर किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो पॉइजनस वेस्ट तो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो ही नहीं पा रहा है, वह अपनी बॉडी में ही जमता जाएगा, which can even lead to death, जिससे डेथ भी हो सकती है। So in case of kidney failure an artificial kidney can be used। तो अगर किसी को किडनी फेलियर होता है तो आर्टिफिशियल किडनी यूज करी जाती है। An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste product। जो भी नाइट्रोजनस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो यूरिया प्रेजेंट होता है ना उसमें नाइट्रोजन होता है ना, तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अपन ब्लड से रिमूव कर देते हैं थ्रू डायलिसिस। अब बेटा होता क्या, ये पेशेंट है ना, याद रखना कि ये जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना आर्टरी से निकाला जाता है ना, वेन से मत लिख देना, आर्टरीज है अपनी, है ना। तो यहाँ पर देख लेते होता क्या है। तो आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमेबल लाइनिंग। ये तुमको दिख रहा है ना, ये डायलाइजिंग चेंबर है। इस डायलाइजिंग चेंबर के अंदर बेटा बहुत सारी सेमी परमेबल लाइनिंग्स है। ये सेमी परमेबल लाइनिंग दिख रही है रेड कलर की, ये सारी सेमी परमेबल लाइनिंग है। सस्पेंडेड ये जो ट्यूब्स है ना जो सेमी परमेबल है, ये ट्यूब्स है जो सेमी परमेबल है। 9th में पढ़ा है सेमी परमेबल मतलब जो आधे पार्टिकल्स को अंदर आने दे और आधे को नहीं आने दे, ठीक है, आधे को कोई वो अंदर या बाहर आने दे। सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ये बहुत सारे ट्यूब्स हैं जो एक डायलाइजिंग चेंबर में है और इस डायलाइजिंग चेंबर में है डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या है डायलाइजिंग फ्लूइड? दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब तो तुम्हें 11th में ये चैप्टर बहुत डिटेल में होता है बायोलॉजी का। इतना बता देती हूँ कि ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्लड पे जो प्रेशर लगा रहे होते हैं उसको अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो फ्लूइड होता है, जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, उसका प्रेशर ब्लड के प्रेशर जितना ही होता है। जैसा ब्लड में प्रेशर होता है ना वैसे ही प्रेशर इसका होता है, लेकिन एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। बस डायलाइजिंग फ्लूइड और ब्लड में एक चीज का फर्क होता है,
कि डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमारे ब्लड में है। ठीक है, द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। अब ये जो पेशेंट का ब्लड होता है ना, उसको ऐसे आर्टरी से अपन वो ब्लड लेते हैं और वो जो ब्लड होता है वो इन ट्यूब से पास किया जाता है। अब देखो, कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है तो एक बात बताओ, ये जो येलो कलर का फ्लूइड है वो क्या, डायलाइजिंग फ्लूइड, और ये जो लाइनिंग्स है ना, ये जो ट्यूब्स है, उसमें क्या है, अपना ब्लड है। ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कहाँ चले जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा इस डायलाइजिंग फ्लूइड में। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट अब किस में भर दिया आपने भर दिया डायलाइजिंग फ्लूइड में। तो आपके ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट चले गया, मतलब ब्लड क्या हो रहा है, प्योरीफाई होते जा रहा है ना। सो ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट बॉडी, है ना। फिर जो ब्लड प्योरीफाई हो चुका है उसको अपन ने किसमें भेज दिया, वापस से पेशेंट की बॉडी में। साथ में अपन यहाँ पर दो कंटेनर लगा के रखते हैं, एक होता है फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, मतलब अब ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, अब इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा होते जा रहा है ना। तो ये भी तो चांसेस है कि वापस से ये ट्यूब्स में चले जाए, ब्लड में चले जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसा अपन नहीं होने देते, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन अपने को मेंटेन रखना पड़ेगा ना। डायलाइजिंग फ्लूइड में हमेशा नाइट्रोजनस वेस्ट कम ही होना चाहिए, तभी वो ब्लड से उसमें ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है, यूरिया जो वो ब्लड से किसमें ट्रांसफर हो पाएगा, फ्लूइड में। ठीक है, अगर इसमें ज्यादा हो गया ब्लड के मुकाबले तो फिर ये बैक फ्लो भी हो सकता है कि वापस से हमारे ब्लड में आके पता चला यूरिया। इसलिए अपन क्या करते हैं, जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, जो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, उसको एक साइड करते जाते हैं। ठीक है, और अपन फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन भी एक तरफ से भरते जाते हैं। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। इसका और किडनी का फंक्शन सेम होता है, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीएब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें रीएब्सॉर्प्शन नहीं होता। जैसे हमारी किडनी ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन करती है, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, है ना, वो वापस से कहाँ चले जाती है, अपने ब्लड को दे देती है, ब्लड वेसल को दे देती है। इसमें ऐसा नहीं होता, जो भी एक्सेस सॉल्ट्स और यूरिया है वो सब इसमें आ जाते हैं। नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट में क्या होता है, हमारी किडनी 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बनाती है, जिसमें से सिर्फ 1.5 से 2 लीटर ही हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, हीमोडायलिसिस मैंने बता दिया क्या होता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज आवर लास्ट टॉपिक। अब प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, हम एक्सक्रीशन ना सिर्फ यूरिन के थ्रू नहीं करते, हम एक्सक्रीशन लंग्स के थ्रू भी करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के लिए एक हार्मफुल वेस्ट है। तो लंग्स के थ्रू भी हमारी बॉडी एक्सक्रीशन करती है। इस लिख देती हूं मैं, एक्सक्रीशन जो होता है वो हम लंग्स के थ्रू भी करते हैं, ऑल्सो थ्रू लंग्स। ठीक है, इसके अलावा स्वेटिंग के थ्रू भी हम एक्सक्रीशन करते हैं। स्वेटिंग के थ्रू कैसे, क्योंकि स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी का जितना भी एक्सेस में थोड़ा बहुत यूरिया स्वेटिंग के थ्रू रिलीज हो जाता है, और थोड़ा बहुत सॉल्ट भी है ना, कभी अगर पसीना गलती से मुंह में आ गया हो तो नमक जैसा होता है। ठीक है, तो स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, एंड हल्का फुल्का यूरिया भी स्वेटिंग के थ्रू चले जाता है। तो स्वेटिंग के थ्रू यूरिया, सॉल्ट्स एंड लंग्स के थ्रू तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, तो प्लांट्स जो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स के लिए बेटा जो वेस्ट है वो हमारे लिए यूजफुल है, जो और हमारे लिए वेस्ट है वो प्लांट्स के लिए यूजफुल है। तो प्लांट्स जो होते हैं उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, वो ऑक्सीजन को एक्सक्रीट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो वो क्यों रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए वेस्ट है। आप वही चीज तो फेंकोगे ना जो आपके लिए वेस्ट होगा, यूजफुल चीज थोड़ी फेंक दोगे तो बुड़बक को फिर तो एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। एक्सेस वाटर जो होता है वो भी प्लांट्स ट्रांसपिरेशन से रिमूव करते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि प्लांट जो होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 5 to 10% जो वाटर होता है प्लांट से उतना यूज करते हैं, बाकी 90 to 95% वाटर तो वो ट्रांसपिरेशन में ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो मतलब इतना पानी प्लांट के लिए क्या है, वेस्ट है। शेडिंग ऑफ पार्ट्स, जैसे जो ओल्ड लीव्स होती हैं, है ना, या जो बार्क होती है, वो सब प्लांट के लिए क्या है, वेस्ट है। अदर वेस्ट, प्लांट के लिए बेटा जो भी चीज वेस्ट है वो हमारे लिए काम की, इतना याद रखना। जैसे रेजेंस हो गया, गम्स हो गई, है ना, जो रेजेंस होती है, गम्स होती है ना, ग्लू, लेटेक्स होता है, रबड़ होता है। ठीक है, वो भी प्लांट्स के लिए क्या है, अनयूजफुल है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल है।
फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, उससे पहले ऑर्गन डोनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑर्गन डोनेशन एक जनरस एक्ट, मतलब बहुत ही बेटा काइंड एक्ट है ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन। मतलब किसी पर्सन को अगर वो उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो ऑर्गन डोनेशन में हम उसको वो ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। डोनेशन ऑफ, लेकिन ऐसा मत समझना भाई कि तुम्हारे अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी तब भी तुम उसको ऑर्गन दे रहे हो। तुम्हारा हेल्थी रहना भी जरूरी है ना, पता चला कि तुम ही नहीं बचे। फिर डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर। अगर किसी को भी ऑर्गन डोनेट करना होता है तो डोनर के से जबरदस्ती नहीं तुम कर सकते ना, वो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली चीजों में आ जाता है, मतलब गलत चीज है, ये इलीगल चीज है। तो डोनेशन जो होता है ऑर्गन का वो डोनर की कंसेंट से ही होता है, उसकी फैमिली की कंसेंट से होता है। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम, चाहे आपकी कोई भी एज और जेंडर हो, आप टिश्यू डोनर या ऑर्गन डोनर बन सकते हो। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स जो होते हैं वो किसी पर्सन की लाइफ बचा सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट्स ऑर्गन हैज बीन डैमेज्ड। ट्रांसप्लांटेशन आप क्यों करते हो? क्योंकि कोई जो रेसिपिएंट पर्सन है ना, या तो उसको इंजरी हो गई तो उसका ऑर्गन डैमेज हो गया, इसलिए तो ट्रांसप्लांटेशन करते हो, ठीक है। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव। जैसे अगर आपको किसी को ऑर्गन डोनेट करना होता है तो आपका जो ऑर्गन होता है उसको, रक्षाबंधन देखी होगी, तो आपका जो ऑर्गन होता है उसको सर्जरी से रिमूव किया जाता है और फिर दूसरे पर्सन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। जिसको किया जाता है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट, जो देता है उसको बोलते हैं डोनर। कॉमन ट्रांसप्लांटेशंस, जैसे लोग ज्यादातर कॉर्निया, किडनी, हार्ट, लिवर, पैंक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, इन सब पर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशंस अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड। और ज्यादातर ऑर्गन डोनेशन तब होते हैं जब जो डोनर होता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, या फिर जब डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है, तब ज्यादातर केस में ऑर्गन डोनेशंस होते हैं। बट कुछ ऑर्गन्स जैसे किडनी, पार्ट ऑफ लिवर, लंग एक्सेट्रा टिश्यूज कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव। अब कुछ ऑर्गन डोनेशंस होते हैं जो आपके जिंदा रहने से भी हो सकते हैं। मतलब लिवर आप तब भी डोनेट कर सकते हो जब आप जिंदा हो, लंग आप तब भी दे सकते हो जब आप जिंदा हो, ठीक है। बट जैसे हार्ट हो गया, पैंक्रियाज हो गया, लिवर, हार्ट हो गया, पैंक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, है ना, तो ये आप तभी दे सकते हो जब सामने वाले की डेथ हो गई हो, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स मैंने अच्छे से समझा दिया है, इसमें कुछ है नहीं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। In humans, excretory products are mainly removed in the form of urea. Bowman's capsule surrounds collecting duct, loop of Henle, glomerulus. Which organ stores urine temporarily? Urinary bladder. CBSE 2024 पिछले साल आया था। नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, नेफ्रॉन। फिर 2022 में आया था राइट द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग्स, नेम द ऑर्गन इन्वॉल्व्ड। तो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिया, और हम किससे एक्सक्रीट करते हैं? किडनी से। प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। गैसियस वेस्ट इन प्लांट्स आर रिमूव्ड मेनली थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल। In plants, waste materials like resins and gums are excreted in soil or stored in old xylem. इसका तो दोनों होना चाहिए। प्रेफरेंस excreted in, नहीं, old xylem ही लिख के आना। List 2 methods used by plants to get rid of excretory products. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, और ओल्ड xylem में जैसे वो गम्स वगैरह को स्टोर करते हैं, लीव्स, फ्रूट्स। How do plants excrete their gaseous waste products? So through stomata and lenticels. Lenticels roots में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को सिंपल मेथड से रिलीज या स्टोर करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बनाए रखते हैं। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन। बाय बाय।